हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लॉजेस और उसके टाइप्स। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्लॉजेस बेसिकली क्या होते हैं। तो क्लॉजेस बिल्कुल सेंटेंसेस के जैसे होते हैं। अगर आपको पता है कि सेंटेंस क्या है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्लॉज क्या है। यानी कि जैसे सेंटेंस एक वाक्य बहुत सारे शब्दों से बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों को जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं, वैसे ही शब्दों को जोड़कर हम एक क्लॉज बनाते हैं। तो क्लॉज का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो शब्दों को जोड़ करके बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि सेंटेंस एक वाक्य बनता है, ठीक है। और सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहता है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो, और एक प्रेडिकेट रहता है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में वो। तो क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट रहेगा हमेशा। यानी कि हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब रहना ज़रूरी होता है क्लॉज में। तो अगर हम इसको सम अप करें तो क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contain a subject and a predicate, यानी कि subject and verb, they have their subject and verb and they are group of words, okay? तो अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम क्लॉजेस और सेंटेंस में फिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो क्लॉजेस और सेंटेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्लॉजेस कभी कभी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं और सेंटेंस हमेशा एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। यानी कि एक वाक्य कभी अधूरा नहीं होता है, एक वाक्य हमेशा एक पूरा कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। यानी कि उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरा नहीं रहता है। एक सेंटेंस हमेशा कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप से एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से कभी कभी एंड होता है सेंटेंस, लेकिन हमेशा कंप्लीट होता है। लेकिन क्लॉजेस कभी कभी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं और कभी कभी इनकम्प्लीट होते हैं, ये है डिफरेंस। तो जब एक क्लॉज कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है तब उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या मेन क्लॉज कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगर कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तब हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी सेंटेंस में कैसे अलग अलग क्लॉजेस होते हैं और अलग अलग क्लॉज कैसे एक सेंटेंस को बनाते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान दो सेंटेंसेस लिखे हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। पहला देखिए, राहुल प्लेस क्रिकेट एज ही एंजॉयज इट। राहुल क्रिकेट खेलता है क्योंकि वो उसे एंजॉय करता है। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो पार्ट है राहुल प्लेस क्रिकेट, ये अपने आप में कंप्लीट है।
ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी और सेंटेंस या क्लॉज के ऊपर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम एज ए सेंटेंस भी सोच सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट है, ये एक सेंटेंस है। इसका अपना सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसका है राहुल, वर्ब इसका है प्लेज, ठीक है, जो कि एक क्लॉज में होना बहुत ज़रूरी है। क्लॉज का ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर रहेगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए एज ही एंजॉयज इट, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अगर सिर्फ मैं ये कहूँ कि एज ही एंजॉयज इट, क्योंकि वो एंजॉय करता है उसे, तो आप पूछोगे कि क्या क्या एंजॉय करता है और कौन, तो ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब इन दोनों को मिला करके, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को मिला करके ये क्या बना है? क्या बना है? एक सेंटेंस ही तो बना है, एक वाक्य बना है। तो एक सेंटेंस अलग अलग क्लॉजेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस में व्हेन द सन रोज, जब सनराइज हुआ, व्हेन द सन रोज, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि जब सनराइज हुआ, ये पूरा एक कंप्लीट मीनिंग इसमें नहीं है। द सोल्जर्स बिगेन टू मार्च, ये होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि द सोल्जर्स बिगेन टू मार्च, सोल्जर्स मार्च करना, सोल्जर्स ने मार्च करना शुरू किया। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये पूरा एक सेंटेंस है। जब सूरज उगा, जब सनराइज हुआ, तब सोल्जर्स ने मार्च करना शुरू किया। तो हमने क्या जाना कि क्लॉजेस मेनली दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहते हैं, और एक है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, अभी हमने पढ़ा कि वो डिपेंडेंट नहीं होता है, इट डज नॉट डिपेंड on other sentence or clauses and can stand by itself। इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही होता है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है और खुद अपने आप स्टैंड कर सकता है, कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। तो यही इसका डेफिनेशन है। डिपेंडेंट ऑन द अदर हैंड, इट डिपेंड्स ऑन अदर सेंटेंस or clause and cannot function on its own, and cannot function on its own। इस तरफ जो भी मैंने लिखा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और इस तरफ डिपेंडेंट है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो सेंटेंसेस बन जाएगा। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानती हूँ। हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई। हु स्टोल द वॉच। सो आई नो द मैन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हु स्टोल द वॉच एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों मिला करके एक सेंटेंस बन रहा है। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि आई नो द मैन,
मैं उस आदमी को जानती हूँ, तो भी ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसको सिर्फ हम इंडिविजुअली नहीं कह सकते हैं, ये इनकम्प्लीट है। आई हैड एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था व्हेन आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, जब मैं फुटबॉल खेल रही थी। विजय इज बैक फ्रॉम वर्क, विजय काम से वापस आ चुका है। सो ही मस्ट टेक रेस्ट, तो उसे रेस्ट लेना चाहिए। तो विजय काम से वापस आ चुका है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके साथ जोड़ देंगे इस डिपेंडेंट क्लॉज को, दोनों मिलाकर एक सेंटेंस बन जाएगा। अब हम डिपेंडेंट क्लॉज को और डिटेल में पढ़ेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप में। सबसे पहला टाइप है नाउन क्लॉज। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज। तो ये तीनों ही डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा स्टार्ट होते हैं ऐसे वर्ड से, when, that, so, so that, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। where, what, though, तो इन शब्दों से हम देखेंगे हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट होते हुए। जैसा इनका नाम है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वैसा ही इनका फंक्शन है। नाउन क्लॉज क्या करेगा, एक सेंटेंस में प्लेस द रोल ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो नाउन क्लॉज सेंटेंस पे नाउन का ही काम करता है। जैसे ही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी आप इजीली समझ जाएंगे, आप क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज का काम एडजेक्टिव के जैसा ही है, वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब क्लॉज का काम एडवर्ब के जैसा ही होगा, ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। Noun clause plays the role of a noun in a sentence. Adjective clause qualifies the noun in a sentence, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन के बारे में हमको बताएगा। एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा वर्ब को। अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिख रही हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। आई लाइक फुटबॉल, एक सेंटेंस है, आई लाइक फुटबॉल। क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें नाउन कौन सा है? नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। तो यहाँ पे नाम क्या है? ये फुटबॉल, फुटबॉल एक चीज़ का नाम है, तो ये नाउन है। अब मैं इस फुटबॉल की जगह ये लिख सकती हूँ कि आई लाइक what I hear, यानी कि मुझे पसंद है जो मैं सुनती हूँ, ठीक है। I like what I hear, ये जो what I hear पार्ट है ये शुरू हो रहा है what से, इसका अपना एक सब्जेक्ट है I और वर्ब है hear। तो ये है एक क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। इंडिपेंडेंट तो नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये है नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन की जगह पर हम इसको यूज कर रहे हैं। इट इज डूइंग द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, सो इट इज अ नाउन क्लॉज। सपोज एक सेंटेंस है, वी नो राहुल, ठीक है।
यहाँ पे नाउन है राहुल, नाउन है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिख रही हूँ वी नो, राहुल की जगह मैं लिख रही हूँ हिज पेरेंट्स। तो क्या ये हिज पेरेंट्स एक क्लॉज हो सकता है? क्लॉज की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये क्लॉज नहीं हो सकता, क्योंकि क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये पार्ट एक फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। तो आप कभी भी नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बीच में कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता। तो ये फ्रेज है, ये नाउन है। अब हम नाउन क्लॉज लिखेंगे। We know how things work around here। यहाँ पे एक वर्ब है वर्क, सब्जेक्ट है थिंग्स, राइट? सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, तो ये क्लॉज है। हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हियर, ये क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है और नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन की जगह पे यूज हुआ है। अब जब भी नाउन क्लॉज रहता है ना, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट, व्हाट। जैसे कि ये सेंटेंस है वी नो हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हियर। अब यहाँ से जो ये शुरू हुआ है क्लॉज, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट, वी नो व्हाट, वी नो व्हाट। जो आंसर आएगा वो नाउन क्लॉज होगा। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एक्सपेक्ट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यहाँ पे नाउन है। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। क्या ये क्लॉज है? नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। यहाँ पे आई शैल गेट अ प्राइज, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, शैल गेट यहाँ पे वर्ब हो गया, तो दिस इज अ क्लॉज। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज? सॉरी, ये यहां से शुरू होगा, दैट से शुरू होगा। दैट आई शैल गेट अ प्राइज, दिस इज अ क्लॉज। किस तरह का क्लॉज है ये? क्वेश्चंस पूछते हैं हम व्हाट, आई एक्सपेक्ट व्हाट। व्हाट, जब क्वेश्चन व्हाट पूछा जाता है तो वो नाउन क्लॉज के केसेस में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आई एक्सपेक्ट, तो क्वेश्चन पूछूंगी क्या, क्या एक्सपेक्ट करती हूं मैं, व्हाट आई एक्सपेक्ट। आंसर है दैट आई शैल गेट अ प्राइज। तो ये है नाउन क्लॉज। ये है नाउन फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है इसीलिए ये फ्रेज है, और ये तो हमारा नाउन ही है। सो नाउन की जगह पे नाउन का ही काम करता है नाउन क्लॉज। यहाँ पे कुछ और नाउन क्लॉजेस है जिनको हम क्विकली देख लेंगे। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। यहाँ पे क्लॉज कौन सा है? दैट से शुरू हो रहा है। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ व्हाट, व्हाट प्लीजेज मी, क्या, व्हाट प्लीजेज मी। तो आंसर आएगा दैट यू हैव कम। तो ये है नाउन क्लॉज। Whatever you wish for is my command। यहाँ पे भी ये शुरुआत में ही है, whatever से शुरू हो रहा है, whatever you wish for। So, what is my command? What is my command? Question पूछूंगी, so ये आंसर आएगा whatever you wish for, ये पार्ट। This is the noun clause। No one knows who he is। तो यहाँ पे clause कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से, who से, who he is। So, no one knows What? क्या, क्या नहीं जानता? No one knows, कोई भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि वो कौन है, who he is। तो ये है
नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, अब हम एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है एक सेंटेंस में? वो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, एक नाउन के बारे में, एक नाउन की खासियत के बारे में बताता है। जैसे बहुत ही सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिया एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? रिया की खासियत कौन बता रहा है? ये ब्यूटीफुल, तो ये है एडजेक्टिव। यही काम एडजेक्टिव क्लॉज भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, द अम्ब्रेला which has a broken handle is mine। तो अम्ब्रेला छाता जिसका हैंडल टूट चुका है, which has a broken handle is mine, वो मेरा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है? जो कि अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा पार्ट अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है? ये पार्ट जो कि विच से शुरू हो रहा है, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। तो दिस पार्ट इज द एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उस नाउन के बाद में आता है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो उस नाउन के तुरंत बाद में एडजेक्टिव क्लॉज आता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, मैं अपना पर्स ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे पर्स नाउन है, चीज का नाम है, तो नाउन। दैट वेंट मिसिंग, जो खो गया था, ये डिस्क्राइब कर रहा है, पर्स की खासियत को बता रहा है कि दैट वेंट मिसिंग। तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। इवान इज लुकिंग फॉर द शूज, यहाँ पे शूज नाउन। दैट बिलोंग टू हिज डैड, जो कि उसके पिताजी का था। इवान जूते ढूंढ रहा है, कौन से जूते? जो जूते उसके पिताजी के हैं, दैट बिलोंग टू हिज डैड। तो दिस पार्ट इज द एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि नाउन को, शूज की खासियत को बता रहा है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि पर्स की खासियत को बता रहा है। देखिए, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है क्लॉज? हुज से शुरू हो रहा है हमारा क्लॉज। हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो इससे पहले क्या आया है? लैम्ब, जो कि एक नाउन है, एक एनिमल का नाम है। तो इस लैम्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये पार्ट। मैरी के पास एक छोटा सा लैम्ब था, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। लैम्ब की क्या खासियत थी कि उसका जो फ्लीस था, उसका जो कोट था, वो बिल्कुल स्नो के जैसे व्हाइट था। हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। सो दिस पार्ट इज द एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप कि आपको अब क्लियर हो चुका है कि एडजेक्टिव क्लॉज को हम एक सेंटेंस में कैसे ढूंढते हैं इजीली। अब देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। वर्ब क्या है एक सेंटेंस में? वर्ब यानी कि क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं वो है वर्ब। और एडवर्ब कहता है कि उस काम को हम कैसे कर रहे हैं, यानी कि एडवर्ब बताता है उस काम को हम कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे रेस्टेड पीसफुली। यहाँ पे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया, काम किया, तो रेस्टेड है वर्ब। कैसे रेस्ट किया? पीसफुली रेस्ट किया, तो ये है एडवर्ब, राइट। ये क्लियर है? ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब बता रहा है कि वर्ब ने कैसे काम किया। अब हम दे रेस्टेड पीसफुली, जो एडवर्ब था उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं
They rested when the evening came. जैसे शाम हो गई वो रेस्ट लेने लगे. They rested when the evening came. ये पार्ट है एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब के बाद आ रहा है. नेक्स्ट देखो, ही फॉट ब्रेवली. फॉट यहाँ पे वर्ब है, ब्रेवली यहाँ पे एडवर्ब है. ही फॉट लाइक अ लायन. क्या हम कह सकते हैं कि ये एक एडवर्बियल क्लॉज है? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ पे है? नहीं है. तो ये है फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज. क्लॉज में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ही फॉट हाउ हिज फादर टॉट हिम. जैसे उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया वैसे उन्होंने फाइट किया. सो ही फॉट हाउ हिज फादर टॉट हिम. यहाँ पे हाउ हिज फादर टॉट हिम ये पार्ट है एडवर्बियल क्लॉज. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है. शी डांस्ड ग्रेसफुली, शी डांस्ड विद ग्रेस, शी डांस्ड इन द सेम वे हर टीचर हैज टॉट. सबसे पहला वाला होगा एडवर्ब. डांस्ड ग्रेसफुली, ग्रेसफुली है एडवर्ब. विथ ग्रेस है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज. और इन द सेम वे हर टीचर हैज टॉट, ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट है एडवर्बियल क्लॉज. सो द गेम विल टेक प्लेस टुमारो. विल टेक प्लेस यहाँ पे कुछ काम यानी कि वर्ब है. गेम होगा तो कब होगा? टुमारो. ये है एडवर्ब. द गेम विल टेक प्लेस इन द मॉर्निंग. ये है एडवर्बियल फ्रेज. द गेम विल टेक प्लेस व्हेन बोथ द टीम्स आर रेडी. ये है एडवर्बियल क्लॉज. यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है और उन 3 सेंटेंसेस में क्लॉजेस भी है जो कि सेम है. I know where I could find him. Where I could find him. I went to the place where I could find him. I went where I could find him. ये जो 3 सेंटेंस है इसमें जो क्लॉजेस है वो सेम सेंटेंस है. Where I could find him. तो सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं. आई नो वेयर आई कुड फाइंड हिम. आई नो, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ व्हाट, या फिर आई नो इसकी जगह पे मैं किसी का नाम लिख सकती हूँ कि आई नो पूजा. मैं पूजा को जानती हूँ. आई नो पूजा. तो पूजा क्या है? किसी इंसान का नाम है ना. तो अगर किसी इंसान का नाम है तो एक नाउन है. और यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि आई नो वॉट. तो आंसर आएगा वेयर आई कुड फाइंड हिम. ये है नाउन क्लॉज. नेक्स्ट सेंटेंस में आई वेंट टू द प्लेस. प्लेस यानी कि नाउन. वेयर आई कुड फाइंड हिम, मैं उस जगह पे गई जहाँ मैं उसे ढूंढ पाती, जहाँ मैं उसे ढूंढ पाऊंगी. राइट. सो ये जो पार्ट है ये इस नाउन प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि उस जगह जहाँ पे मैं उसे ढूंढ पाऊंगी. यहाँ पे ये है एडजेक्टिव क्लॉज. आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हिम. यहाँ पे वेंट है वर्ब और ये जो पार्ट है ये इस वेंट को मॉडिफाई कर रहा है कि मैं गई. कहाँ गई? जहाँ पे मैं उसे ढूंढ पाऊंगी. तो ये है एडवर्बियल क्लॉज. सो आप देख,
सो आप देख सकते हैं कि ये सेम क्लॉज अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग क्लॉज के जैसे फंक्शन कर रहा है। कभी ये एक नाउन का काम कर रहा है, किसी सेंटेंस में ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और किसी सेंटेंस में ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो सेम क्लॉज ही अलग अलग सेंटेंस में हमने अलग अलग जगह पर यूज़ किया है और उसका फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड करके चेंज हो चुका है और उसका टाइप भी उसके ऊपर डिपेंड करके चेंज हो जाता है। सो एक सेंटेंस में एक क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बेसिकली उसका जो पोजीशन है उसको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये शुरू हुआ है जस्ट आफ्टर द नाउन और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो क्लॉज है वो शुरू हुआ है जस्ट आफ्टर द वर्ब और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो सेंटेंस में क्लॉज की क्या पोजीशनिंग है और उसका काम क्या है, वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फाइनाइट क्लॉजेस और नॉन फाइनाइट क्लॉजेस किन्हें कहते हैं। तो फाइनाइट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जहाँ पे जो वर्ब है वो टेंस को शो करता है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। ये हम वर्ब को देख के, उस क्लॉज के वर्ब को देख के समझ सकते हैं। तो ये फाइनाइट क्लॉजेस मेन क्लॉजेस भी हो सकते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉजेस भी फाइनाइट क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कई बार फाइनाइट क्लॉजेस होते हैं। और नॉन फाइनाइट क्लॉजेस कंटेन वर्ब दैट डू नॉट शो द टेंस, यानी कि ये इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे इन क्लॉजेस में जो वर्ब होता है उसको देख करके हम जो टेंस है उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, यानी कि हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की या पास्ट की, क्योंकि इसका जो वर्ब होगा वो टेंस को शो नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट क्लॉजेस में इट इज़ रेनिंग, तो इट इज़ रेनिंग ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। यहाँ पे हमको टेंस का पता चल रहा है। आई स्पोक टू मीरा लास्ट नाइट, आई स्पोक यानी कि मैंने मीरा से पिछली रात बात की थी। सो आई स्पोक यहाँ पे भी वर्ब इज शोइंग द टेंस, तो दिस इज़ अ फाइनाइट क्लॉज। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं नॉन फाइनाइट क्लॉजेस की। लीविंग होम कैन बी ट्रॉमेटिक, घर छोड़ना ट्रॉमेटिक हो सकता है। सो लीविंग होम कैन बी ट्रॉमेटिक, यहाँ पे ये जो वर्ब है ये टेंस को शो नहीं कर रहा है कि पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है। सो द वर्ब इज नॉट शोइंग द टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट एंजॉय प्लेइंग इन द रेन, आई डोंट एंजॉय प्लेइंग इन द रेन, यहाँ पे भी टेंस शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्लॉजेस जहाँ पे वर्ब टेंस को शो नहीं करता है वो नॉन फाइनाइट क्लॉजेस होती हैं, और ऐसे क्लॉजेस जहाँ पे वर्ब टेंस को शो कर रहा है वो फाइनाइट क्लॉजेस कहलाती हैं। अब जानेंगे कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, यानी कि एक क्लॉज को हम कब रेस्ट्रिक्टिव बोलेंगे और कब नॉन रेस्ट्रिक्टिव बोलेंगे। तो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हमको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि नाउन के बारे में ज़रूरी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, इसीलिए उसको कभी भी हम कॉमाज से सेपरेट नहीं करते, यानी कि इट इज़ नॉट ऑफसेट विथ कॉमाज एंड इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन अ सेंटेंस। नॉन रेस्ट्रिक्टिव ठीक इसका ऑपोजिट है, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, ये हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जिसके बिना भी एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा। तो इसीलिए इसको हम कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं सेंटेंस से।
एग्जाम्पल देख के समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट who sits in the back of the room asks a lot of questions। जो स्टूडेंट बैक ऑफ द रूम में बैठता है वो बहुत सारे सवाल पूछता है। तो अगर मैं आपको ये पार्ट ना बताऊं, who sits in the back of the room, ये जो पार्ट है ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, द स्टूडेंट who sits in the back of the room, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट अगर मैं आपको ना बताऊं तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा? अगर मैं कहूँ कि द स्टूडेंट आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपसे ये कहूँ तो आप मुझसे सवाल करेंगे कि मैम आप कौन से स्टूडेंट की बात कर रही हैं, विच स्टूडेंट? तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो। इसीलिए ये पार्ट जो है वो हमको ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट के बारे में कि ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो कि बैक ऑफ द रूम में बैठता है, उस स्टूडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको हम कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये जो क्लॉज है ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर ये जो स्टूडेंट है इसकी जगह पे मैं लिख दूं राहुल, अब तो मैंने स्टूडेंट का नाम बता दिया, तो क्या होगा? तो मैं इस पार्ट को अगर निकाल भी दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि राहुल आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैम कौन राहुल, क्योंकि राहुल कोई जाना पहचाना ही है, तभी मैंने उसका नाम लिया है। मैंने बता दिया है कि वो स्टूडेंट राहुल है। राहुल आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तब मैं इस पार्ट को कॉमा से सेपरेट कर सकती हूँ क्योंकि अब ये जो पार्ट है ये हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है राहुल के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राहुल हु सिट्स इन द बैक ऑफ द रूम, राहुल बैक ऑफ द रूम में बैठता है और वो बहुत सारे सवाल पूछता है। अब ये क्लॉज जो है वो हो गया है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, क्योंकि अब मुझे इनका नाम पता है तो ये इंफॉर्मेशन इसके साथ एडिशनल हो गया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मैन हु लिव्स इन द नेक्स्ट डोर वोन द लॉटरी। ओके, वो आदमी जो कि नेक्स्ट डोर मतलब बगल में ही रहता है उसने लॉटरी जीती है। अब ये जो पार्ट है हु लिव्स इन द नेक्स्ट डोर, ये हमको नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि अगर मैं सिर्फ कहूँ कि उस आदमी ने लॉटरी जीत ली है तो आप पूछेंगे कि कौन से आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो आदमी जो कि बगल में रहता है, who lives in the next door, तो आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, यानी कि ये पार्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि ये है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। लेकिन अगर यहाँ पे द मैन की जगह माई ब्रदर होता या किसी का नाम होता तब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाता, क्योंकि अब तो मैंने बोल दिया कोई आदमी नहीं, मैंने बोला कि मेरा भाई। अब मैं बोल सकती हूँ कि माई ब्रदर वोन द लॉटरी, मेरे भाई ने लॉटरी जीत ली है। अब आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि कौन, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि माई ब्रदर, या फिर यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख दिया तो भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कौन। तब ये जो पार्ट है हु लिव्स इन द नेक्स्ट डोर, ये हो जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक जाने पहचाने इंसान के बारे में एडिशनल और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि वो बगल में रहता है, तो तब ये हो जाएगा नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, यानी कि इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे।
लेकिन अगर यहाँ पे द मैन रहेगा, माई ब्रदर नहीं, तो यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, ये एडिशनल नहीं, ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगा और ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। आई होप आपको ये समझ में आया है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं जिनमें से एक है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और एक है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो पहला ये है द बॉय हु इज़ अ डीप सी फिशरमैन इज ट्रेनिंग टू बी अ लायन ट्रेनर। देखिए यहाँ पे कोई कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि मैं एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ जो कि एक डीप सी फिशरमैन है, वो ट्रेनिंग ले रहा है लायन ट्रेनर बनने की। तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो दिस पार्ट इज द नेसेसरी पार्ट एंड इट इज अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट मैंने बोला है साइमन, किसी का नाम, साइमन हु इज़ अ डीप सी फिशरमैन इज ट्रेनिंग टू बी अ लायन ट्रेनर। यहाँ पे मैंने कॉमा का यूज़ किया है क्योंकि ये पार्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। साइमन, मैं सिर्फ कह सकती थी कि साइमन इज ट्रेनिंग टू बी अ लायन ट्रेनर, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता। ये जो पार्ट है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और ये है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो कि कॉमा से सेपरेट हुआ है, और ये है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब देख लेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी कि फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, तो ये फैन बॉयज जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो हम इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कह सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि इनको ज्वाइन किया गया है थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? फॉर या एंड या नॉर, बट, और, येट या फिर सो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट किया जाता है मेन क्लॉज से बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी तक हमने देखा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक साथ मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, और जो भी डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा कुछ ऐसे वर्ड से शुरू हो रहा था, दैट या व्हेन या हाउ या व्हाट। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है ये हमेशा शुरू होता है ऐसे वर्ड से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे कि आफ्टर, एज सून एज, बिकॉज, फॉर, सो दैट, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। तो ऐसे वर्ड से हमेशा ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये शुरू होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट होता है टू मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट होकर के सेंटेंस बनाता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज फॉलोड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जिनको ज्वाइन किया जाता है थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि फैन बॉयज। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज का। द स्काई टर्न्ड ग्रे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द स्काई टर्न्ड ग्रे, बीच में एंड आ गया, एंड जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द विंड टर्न्ड डाउन, सो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द स्काई टर्न्ड ग्रे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द विंड टर्न्ड डाउन ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बीच में है फैन बॉयज का एंड यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। तो ये ज्वाइन कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज को। ओके, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जाम्पल देखेंगे। एज द स्काई टर्न्ड ग्रे, शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज से। एज द स्काई टर्न्ड ग्रे, कॉमा, द विंड टर्न्ड डाउन। तो ये है पहला जो पार्ट है, ये है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा ये जो पार्ट है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज।
एज द स्काई टर्न ग्रे है डिपेंडेंट क्लॉज और ये पार्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है द स्काई टर्न ग्रे एंड द विंड टर्न डाउन। इसका एग्जाम्पल है एज द स्काई टर्न ग्रे कॉमा द विंड टर्न डाउन। तो जो भी अब तक हमने पढ़ा है, सीखा है क्लॉजेस के बारे में, उसके बेसिस पर हम इन सेंटेंसेस में क्लॉजेस को ढूंढेंगे और उसके टाइप्स को जानेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है आई नो द मैन हु इज हियर। तो क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है? आई नो द मैन हु इज हियर। यहाँ पे क्लॉज हु से शुरू हो रहा है, हु इज हियर, ठीक है। और इस क्लॉज के तुरंत पहले ये क्या है? मैन। मैन यहाँ पे नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये क्लॉज, ठीक है। मैं उस आदमी को जानती हूँ जो कि यहाँ पे है, हु इज हियर। तो ये पार्ट जो है ये हमको इस आदमी के बारे में बता रहा है, यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव करता है। तो ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा वाला देखेंगे, आई नो द प्लेस विच यू मेंशन। यहाँ पे हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है विच से, विच यू मेंशन। इस क्लॉज के तुरंत पहले क्या है? प्लेस। मैं उस जगह को जानती हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, विच यू मेंशन, जिसे तुम मेंशन कर रहे हो। तो प्लेस यहाँ पे हमारा नाउन है और फिर से ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये जो पार्ट है विच यू मेंशन। तो ये होगा एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही एट व्हेन ही वॉज हंग्री। उसने तब खाना खाया जब उसे भूख लगी थी। तो ही एट, हमारा क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है? व्हेन से। व्हेन ही वॉज हंग्री, जब उसे भूख लगी थी। तो उससे पहले यहाँ पे क्या है? एट। एट यानी खाना खाया, एट। तो कुछ काम जब हम करते हैं तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। और वर्ब को ये पार्ट मॉडिफाई कर रहा है कि उसने तब खाना खाया जब उसे भूख लगी थी। तो ये पार्ट इस पार्ट को मॉडिफाई कर रहा है। और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, यानी कि ये है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई विल वेट until the next train comes। यहाँ पे हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है until से, until the next train comes, ठीक है। तो उससे पहले क्या है? वेट। वेट मतलब इंतज़ार करना, यानी कुछ करना, यानी कि वर्ब। तो मैं तब तक वेट करूँगी जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाता है, यानी कि ये जो वर्ब है वेट, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये पार्ट, यानी कि ये भी है एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो अ प्लेस वेयर रोजेस ग्रो। यहाँ पे वेयर रोजेस ग्रो हमारा क्लॉज है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन प्लेस को। तो फिर से ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ पे और दो सेंटेंसेस मैंने ले लिए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, ही एडमिटेड दैट ही रोट द लेटर। तो यहाँ पे हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है दैट से, दैट ही रोट द लेटर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ही एडमिटेड, एडमिटेड के बाद पूछ सकते हैं कि व्हाट, उन्होंने एडमिट किया, क्या एडमिट किया? कि उन्होंने ही लेटर लिखा था। तो ही एडमिटेड दैट ही रोट द लेटर, ये जो पार्ट है ये है नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लॉज में हम क्वेश्चन व्हाट पूछते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे हो सकता था ही एडमिटेड द ट्रुथ, तो वो भी नाउन ही होता। तो दिस इज द नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक दैट ही इज लाइंग। आई थिंक दैट ही इज लाइंग, यहाँ पे क्लॉज शुरू हो रहा है दैट से, दैट ही इज लाइंग। ये भी नाउन क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आई थिंक व्हाट,
आई थिंक वॉट, क्या सोचती हूँ मैं, आई थिंक वॉट, दैट ही इज लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा है. दिस इज नाउन क्लॉज. सो आई होप कि आज का ये जो क्लॉज का टॉपिक था ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है. फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड